सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 का जो बचा हुआ पार्ट था उसको रिवाइज करेंगे एंड बैटल बैच की ये 11वीं क्लास रहने वाली है। जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने कि बैटल बैच के अंदर छोटी छोटी वीडियो के अंदर शॉर्ट वीडियोस के अंदर हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर्स की एंड साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाएगा, इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी, फिर चैप्टर नंबर 5 पे चलेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे डिटेल के लिए जाना चाहते हैं तो वो वन शॉट देख लीजिए। वन शॉट जो है ऑलरेडी डिटेल्ड बनाए गए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड साथ में बैटल बैच की जितनी क्लासेस हैं उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे यही बोलूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको हैंड रिटन नोट्स एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं, क्वेश्चन की हो न्यूमेरिकल की हो, सभी आपको वहां पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स से, द एम्पियर जिसको बोलते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके दोनों केस कर रहे हैं हम, जब करंट सेम डायरेक्शन में हो, जब करंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो। फिर हम चलेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट पे एंड फिर चलेंगे टॉर्क ऑन ए करंट लूप पर एंड फिर उसके बाद आगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो जो भी बचते हैं टॉपिक उन सभी को करते जाएंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो देखिए आपके पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है अब, वो आता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, जिसको द एम्पियर भी बोला जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, हम दो कंडक्टर लेंगे, ये कंडक्टर लिए हमने, दोनों को डिस्टेंस डी पर रखा हुआ हमने। तो यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे कि पहला केस ये लेंगे कि दोनों में से करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए यहाँ पे I1 करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे I2 करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब दोनों के अंदर करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है। चलिए अब आगे देखिए होगा क्या। इसके अगर हम बात करें I1 की बात करें तो I1 क्या करेगा, इसमें से करंट जा रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, B1 मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो। देखिए कि आपने राइट हैंड थंब रूल सीखा था, तो करंट की डायरेक्शन में आपने थंब किया एंड ऐसे फिंगर को जैसे कर्ल करते हैं तो ये एंटर होती है इस प्लेन के, मतलब इस कंडक्टर के लिए जो फील्ड है इसकी वजह से वो B1 अंदर जा रहा है। कैसे जा रहा है, अंदर जा रहा है, इसलिए क्रॉस बनाया गया। ठीक है, अगर हम I2 की बात करें, तो I2 में क्या हो रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो थंब किया ऊपर ऐसे अंदर की तरफ, मतलब यहां से फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है, तो डॉट, मतलब ये कौन सा फील्ड है, इस कंडक्टर के लिए जो फील्ड कौन सा है, इसकी वजह से I2 की वजह से, तो इसको लिखा B2। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर फर्स्टली हम क्या कर देते हैं, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर देते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप निकाल सकते हो। FBI, आई कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आई कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है इसमें। ठीक है, बी कहाँ है, आपकी तरफ है, बी आपकी तरफ है, बी बाहर अंदर आ रहा है, मतलब बाहर आ रहा है आपकी तरफ। तो एफ किधर हुआ, इधर, मतलब फोर्स लगी इधर। ठीक है, तो इसको नाम दिया हमने F1, क्योंकि ये फर्स्ट कंडक्टर है, इसमें से I1 करंट जा रहा है तो इसको फोर्स को नाम दिया F1। सिमिलरली आप इस पे डायरेक्शन निकाल सकते हो, FBI, आई जा रहा है ऊपर, बी जा रहा है अंदर, अंदर जा रहा है, तो F देखो किधर होगा, इधर। तो मतलब अब आपने बता दिया कि दोनों जब करंट सेम डायरेक्शन में हो, जब कंडक्टर के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में हो एंड वो डिस्टेंस डी पर रखे हो, तो उनके बीच की जो फोर्स होती है वो कैसी होती है, एक दूसरे की तरफ। आप ये भी बोल सकते हो कि ये कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है। कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है भाई। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। अब हमें कुछ नहीं करना, इन F1 F2 को निकालना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम F2 निकालना चाहते हैं, F2 अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसमें फील्ड किसकी जरूरत पड़ रही है, B1 की। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे B1 फील्ड रखा। वो B1 फील्ड किसकी वजह से है, एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से है। किसकी वजह से, एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, जिसमें से करंट जा रहा है I1। ठीक है, एंड उसकी वजह से किसी डिस्टेंस पॉइंट P या किसी भी डिस्टेंस D पर हम फील्ड निकाल रहे हैं, तो उसको हमने लिख दिया म्यू नॉट I1 2 पाई D। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर का, उसमें हमने ये चीज निकाल ली थी कि B इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। B1 हुआ। अब बात करते हैं F2 की। अगर हमें F2 फोर्स, अब ये कैसा केस हो गया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड B1 के अंदर रखा हुआ है, तो इस पे फोर्स लग रही है F2। उस F2 फोर्स को कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं ILB से। करंट होता है, लेंथ होती है एंड उसका फील्ड होता है। तो यहाँ पे फील्ड कौन सा है, यहाँ पे फील्ड है B1, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे B1। ठीक है, तो देखिए I2 L मतलब लेंथ, जितने पोर्शन पे ये फोर्स लगा रहा होगा उस पोर्शन की लेंथ को हमने ले लिया L, साथ में B1 की वैल्यू ये रही, इसको यहाँ पे रखा, बस ये बन गया। अब यहाँ से लेंथ को हमने इधर फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करना होता है।
तो हमने F2/L कर दिया। ठीक है, तो मतलब इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, न्यूटन मीटर बनने वाली है। क्या बनने वाली है, न्यूटन मीटर। तो आपके पास फोर्स आ गई, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गई कितनी, μ0I1I2/2πd। इसी तरह से अगर आप इसको निकालना चाहते हो F1 को, तो सेम फॉर्मूला आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो लिखा होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या भाई, ये होता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स जब वो सेम डायरेक्शन में हो। अब बात करें 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर क्या होता है, देखो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, या अपोजिट में भी होते तो कोई चक्कर नहीं है। I1 कितना है, 1 एम्पियर है, I2 कितना है, 1 एम्पियर। अगर दोनों कंडक्टर में से करंट 1 एम्पियर पास कर रहा हो एंड वो एक दूसरे से 1 मीटर पर ही रखे हो, तो वहां पर जो फोर्स लगती है वो होती है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। इसको बोला जाता है द एम्पियर। क्या बोला जाता है इसको, द एम्पियर या 1 एम्पियर बोला जाता है। क्लियर। अगर हम बात करें कि अपोजिट डायरेक्शन, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फॉर्मूला स्टेप्स सारे सेम आने वाले हैं, सिर्फ चेंज क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन का चेंज होगा। मतलब यहाँ पे फोर्स कैसी होगी, दोनों कंडक्टर के बीच में वो रिपल्सिव होगी। कैसी होगी, रिपल्सिव होगी। ठीक है, इस तरह से याद रखिए आप, रिपल्सिव होगी। अब ध्यान दीजिएगा, करंट ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसकी वजह से फील्ड बनाते हैं। इसके ऊपर कैसा बनेगा, अंगूठा ऊपर करिए, करंट की डायरेक्शन में फील्ड अंदर, तो यहाँ पे क्रॉस बना दिया। अब इसकी वजह से देखते हैं यहाँ पे फील्ड कितना बन रहा है, फिर करंट जा रहा है नीचे, तो अंगूठा नीचे किया, फिंगर ऐसे अंदर जा रही है, तो इसमें भी अंदर की तरफ। तो अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके आप इजीली निकाल सकते हैं। F/B/I, बी जा रहा है अंदर, I जा रहा है ऊपर, तो F हो गया बाहर की तरफ। सेम केस आप यहाँ पे कर सकते हो, F/B/I, I जा रहा है नीचे, B कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो देखो उधर हो गई फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लगी, सॉरी इनको नेमिंग 1 की दी, यहाँ पे 2 करोगे। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास फोर्स की डायरेक्शन। मतलब क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफरेंट डायरेक्शन हो तो कैसी फोर्स लगती है, तो रिपल्सिव आप बोल सकते हो। जब सेम डायरेक्शन में करंट होते हैं तो अट्रैक्टिव लगते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका फोर्स का केस। जो भी आते हैं केसेस हमारे पास सिलेबस के अंदर वो सारे करवा दिए गए हैं। आगे चलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, देखो जो भी करंट कैरिंग लूप होता है ना, करंट कैरिंग लूप, वो हमेशा एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। अगर डायपोल है तो उसके मतलब फिर हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। मतलब जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते थे उसमें नेगेटिव पॉजिटिव पता होता था हमें, तो यहाँ पे हमें नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, देखिए एक करंट कैरिंग लूप बिहेव एज मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो करंट कैरिंग लूप होता है वो एज ए मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करता है। एंड किसकी, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होती है, m वेक्टर इज इक्वल टू NIA होती है। n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, n क्या है यहाँ पे, n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स है वो। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर है इतनी चीज। चलिए, या नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, सिंगल है, तो आप n को खत्म कर दीजिए, m वेक्टर इज इक्वल टू IA लगा दीजिए। ठीक है, होगा क्या, मान लीजिए आपका करंट इस तरह से घूम रहा है, साउथ मतलब सीधा घूम रहा है, सीधा मतलब आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आप करंट की हेल्प से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने क्या करना, अंगूठा करना अपने करंट की डायरेक्शन में, तो इसके अंदर फील्ड आ रहा है, ऐसे करेंगे तो अंदर, फिंगर्स अंदर करेंगे तो अंदर फील्ड आ रहा है, मतलब फील्ड अंदर जा रहा है, फील्ड अंदर जा रहा है। किस में जाता है भाई, फील्ड साउथ में जाता है। किस में जाता है, साउथ। तो ये एज ए साउथ बिहेव कर रहा है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज में अंगूठा करिए इधर, ऐसे किया हमने, तो पीछे से बाहर आएगा फील्ड, ऐसे जाके पीछे से बाहर आ रहा है ना फील्ड, मतलब यहाँ पे आपका डॉट है, यहाँ पे क्या आपका डॉट है, बाहर आ रहा है फील्ड। तो जिस पोर्शन से बाहर आता है वो हमारा नॉर्थ होता है। क्या होता है, नॉर्थ। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, एंड क्लॉकवाइज में ये साउथ की तरह बिहेव करता है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन की, तो ये कहां से कहां होती है, हमेशा साउथ से नॉर्थ होती है। ठीक है, साउथ मतलब नेगेटिव, नॉर्थ मतलब पॉजिटिव। ठीक है, वही था हमारा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए, इसका यूज क्यों, मतलब इसको क्यों पढ़ा गया, इसका यूज होगा यहाँ पर। सबसे पहले अब हम क्या कर रहे होंगे, गैल्वेनोमीटर करेंगे, तो उससे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, टॉर्क कौन है, रेक्टेंगुलर करंट लूप। मतलब एक लूप होगा, वो रेक्टेंगल की शेप में होगा, उसमें करंट जा रहा होगा, वो कहाँ पे रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, जैसे कि बनाया गया है, ये रहा भी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, इसको इस तरह से समझिए आप कि आपने एक नॉर्थ यहाँ पे रखा, एक साउथ यहाँ पे रखा, एंड इनके बीच में आपने एक कॉइल रख दी, रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसमें से करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब
ऐसे क्लॉकवाइज जा रही है। कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज जा रहा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा ये फेस? किसकी तरह बिहेव करेगा? ये साउथ की तरह बिहेव करेगा। एंड साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या जाएगी आपकी मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऊपर वाला फेस साउथ है, नीचे नॉर्थ है, तो इसलिए दिखा दिया कि मैग्नेटिक मोमेंट किस तरह से है, एम है। ठीक है, मतलब बी ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पर जो कोयल रखी है उसका ये फेस साउथ की तरह बिहेव कर रहा है, उसको ऊपर से देख रहे हैं साउथ, नीचे कौन सा फेस होगा? नॉर्थ। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, ये कैसे हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, तो ये पहला केस हम क्या कर रहे हैं कि जब आपका मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर हो किसके साथ? किसके साथ हो? बी के साथ। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जब आपका प्लेन ऑफ रेक्टेंगल लूप पैरेलल हो किसके साथ? बी के साथ। प्लेन के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा, एक लाइन की तरह दिखाई देगा। एंड इसकी जो ये वाली लेंथ है वो ए है, एंड इसकी जो ये वाली लेंथ है वो कितनी है? बी है, जिसको हम वहां पे नहीं शो कर सकते। अब होगा क्या कि सिर्फ इसकी इस ब्रांच पर फोर्स लगेगी, इस ब्रांच पर फोर्स लगेगी, एंड एक इस ब्रांच पर फोर्स लगेगी। क्यों? क्योंकि इस ब्रांच पर फोर्स नहीं लग सकती। क्योंकि नहीं लग सकती क्योंकि ये कैसे हो गए हैं? पैरेलल हो गए हैं। देखो अभी हमने क्या किया था, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा किया था। तो साइन थीटा क्या होता है? लेंथ और बी के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे ऐसे ये पीछे वाली जो लेंथ है, यहाँ पे बी कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। तो इनके बीच में एंगल कितना है? बी ऐसे जा रहा है, लेंथ भी ऐसी है, तो उनके बीच में एंगल 0। तो दैट्स वाई इस ब्रांच पे फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स लगेगी इस ब्रांच पे। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच ऐसे है, फील्ड ऐसे जा रहा है, तो देखो 90 डिग्री, तो मतलब इन पे फोर्स लगेगी। एंड वो फोर्स हमने यहाँ पे लिखी हुई है F1। आई एल बी से हम लिखते थे तो आई लिखा, एल कितना मतलब इसकी लेंथ, बी किस में रखा? मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसलिए कैपिटल बी आया। दूसरी F2 जो कि इस ब्रांच में लग रही है वो क्या होगी? F2 इज इक्वल टू आई एल आई बी बी, मतलब लेंथ वही है बी। अब यहाँ पे डायरेक्शन अगर हम बात करें तो एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसा कि वहां पे आपको दिख रहा है। ऐसा कैसे है ये? एफ बी आई। इस ब्रांच की अगर हम बात करें एफ बी आई, आई जा रहा है इधर, फील्ड आपका ऐसे है, तो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। सेम उस पर कर सकते हो, फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो दोनों फोर्स लिखी। एंड जब भी दो फोर्स होती है, नेट फोर्स यहाँ पर क्या लग रही है? 0 लग रही है, क्योंकि दोनों एक ऊपर है एक नीचे है, नेट फोर्स 0 हुई। कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से यहाँ पे बन जाएगा टॉर्क। टॉर्क को क्या लिखते हैं? आइदर फोर्स। तो आइदर फोर्स कोई भी एक फोर्स यहाँ पे लिखी, इनटू दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज a/2, a/2 मींस a, तो a हो गया, इसको रखा। एंड b इंटू a मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो क्या हो गया? एरिया ऑफ कोयल हो गया। तो हमने एरिया लिख दिया, टाउ इज इक्वल टू आई ए बी। एंड आई ए को आप कैसे लिख सकते हो? एम लिख सकते हो, बट उसको आगे की तरफ करते हैं। अभी ये केस क्या था कि जब आपका ये परपेंडिकुलर हो। अब केस पढ़ते हैं अगर जो कोयल है वो थोड़ी सी अगर रोटेट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। चलिए तो नेक्स्ट केस समझते हैं इसका कि अगर आपकी जो कोयल है मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो अगर किसी एंगल पर हो जाए, मतलब पहले क्या था कि आपकी कोयल ऐसे रखी थी, अगर वो फोर्स लगने से, एक फोर्स नीचे लग रही थी एक फोर्स ऊपर लग रही है, अगर वो फोर्स लगने से ऐसे थोड़ी सी रोटेट हो जाए तो कॉमन सी बात है जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक थीटा एंगल बना लेगी। किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। बना लिया, थीटा बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक फोर्स यहाँ पे है, एक फोर्स यहाँ पे, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब हम क्या कर सकते हैं? टॉर्क लिख सकते हैं। क्या? आई बी बी, स्मॉल बी है एंड बी जो है स्मॉल बी वो लेंथ है किसकी? रेक्टेंगल लूप की, यस रेक्टेंगल लूप की, बी। एंड कैपिटल बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, आई इज द करंट, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, जो ये फोर्सेस हैं वो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? एक फोर्स नीचे जा रही है, एक फोर्स ऊपर जा रही है, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? एंगल बनाए। सबसे पहले ये थीटा एंगल है किसके बीच में? एम एंड बी के बीच में ये एंगल है। समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर देखो अगर ये वाला एंगल हम लिखे तो ये क्या है? 90 माइनस थीटा है। ये कितना है? 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना है? थीटा, सॉरी ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है? 90। तो कॉमन सी बात है कि ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा। एंड सेम ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? आप इजिली निकाल सकते हो। अब क्या? अब आप इजिली निकाल सकते हो। अब इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको, इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। छोड़ो, इसको छोड़ो। यहाँ पे थीटा आ गया, आपने यहाँ पे थीटा एंगल निकाल दिया जो कि ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से एक चीज को समझिए, ये एंगल के सामने होगा क्या? परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो चाहिए इनके बीच में, मतलब आपको साइन कंपोनेंट निकालना होगा यहाँ से। तो आप कैसे लिखोगे? साइन
इज इक्वल टू क्या होता है अभी, क्या होता है जल्दी बताइए। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा जिसको हमें निकालना है। एंड नीचे आएगा आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दिस, यहाँ से यहाँ a/2 तो ये कितना हुआ, a हुआ। मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, a sin थीटा, तो उसको लिख दिया a sin थीटा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए b और a क्या बना सकते हैं, कैपिटल A बना सकते हैं, जिसको हम एरिया बोलते हैं। एरिया निकाल लिख दिया आपने किसका, कोयल का। उसके बाद ये बन गया I, कैपिटल A कैपिटल B sin थीटा। एंड I इंटू A, I इंटू A इज M, I इंटू A इज M हो गया। ये तो हमने M पढ़ा है ना, तो ये M हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने I A की जगह कर दिया M, ये हो गया MB sin थीटा। sin थीटा को खत्म करेंगे तो ये क्या हो गया, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। एंड टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन कैसे बता सकते हो आप, कि जिस प्लेन में आपका M और B होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपका टॉर्क होगा। और ये आपको पता है कि छोटा एंगल कंसीडर करना होता है हमेशा, फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की तरफ चलना होता है। जो भी छोटा एंगल होगा उसको कवर करिए, आपकी डायरेक्शन आ जाएगी किसकी, टॉर्क की। एंड राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट इज ए डिवाइस यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट। मतलब ये स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के साथ साथ मेजर करता है। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इसका हूबहू ये है कि जब भी कोई करंट कैरिंग रेक्टेंगल लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो टॉर्क को फील करता है। सेम प्रिंसिपल यहाँ पर लिखा गया है, वही प्रिंसिपल ये यूज होगा। अब आगे देखिए, अगर कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। मतलब इनको आप क्या बोल सकते हो, परमानेंट मैग्नेट्स बोल सकते हो या फिर अब मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो। एंड ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसा होता है, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी भी बात करेंगे। अब इसके अंदर हमने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया, सिलेंड्रिकल है ये। हम जो ये देख रहे हैं ये फ्रंट व्यू देख रहे हैं इसका, फ्रंट व्यू, आप फ्रंट व्यू नहीं, आप इसको टॉप व्यू बोल सकते हो। कौन सा व्यू है ये, टॉप व्यू है। मतलब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, तो ये आपका ऐसे ऊपर से जब आप इसको देख रहे हो तो इसका सर्कल दिख रहा है। इन एक्चुअली ये क्या पूरा सिलेंडर है। एंड उस सिलेंडर पे आपने इस तरह वायर को लपेटा हुआ, वाइंडिंग की हुई है। तो जब हम इसको ऊपर से देखते हो तो सिर्फ हमें ये वायर्स दिखती है। क्लियर, चलिएगा। तो ये हो आपका सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर ये वायर्स है वाइंडिंग। ठीक है, ये वाइंडिंग है किसकी, कॉपर की। ये किसकी है, कॉपर की वाइंडिंग है। ठीक है, ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर है, ये आपका क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद देखिएगा नीचे की तरफ एक स्प्रिंग लगाया होता है कि जैसे ये एक कोर है, इसके ऊपर वायर लिपटी होती है। तो वायर्स का जो एक सिरा होता है वो ऊपर होता है एंड एक सिरा नीचे स्प्रिंग से होता है। तो नीचे वाला स्प्रिंग ये रहा वो। ठीक है, एंड ये स्प्रिंग आगे फर्दर किससे, पॉइंटर से कनेक्ट होता है। पॉइंटर ऐसे मूव करता रहता है, यहाँ पे होता है स्केल। ठीक है, तो ये तो है इसकी कंस्ट्रक्शन की बात। अब अगर हम बात करें इसकी वर्किंग की, तो वर्किंग में क्या होता है, द करंट टू बी मेजर्ड इज पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। जो करंट हमें मेजर करना होता है उसको पास किया जाता है गैल्वेनोमीटर से। अब देखो जब कॉइल में से करंट जा रहा है एंड वो रखी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो क्या फील करेगी, टॉर्क फील करेगी। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि टॉर्क फील करेगी। एंड वो टॉर्क क्या होगी, IAB साइन थीटा होगी। एंड साइन थीटा क्या होता है, मींस थीटा किस किस के बीच का एंगल है, वो एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, जो आपको दिखेगा कि वो कितना है, 90 डिग्री है। तो दैट्स वाई यहाँ पे साइन 90 हो गया 1। तो यहाँ पे बचा आपके पास सिर्फ क्या, NIAB। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। क्या है ये, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स आप बोल सकते हो कि ये नंबर ऑफ टर्न्स है आपके पास। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसके बाद देखिए कि जब आपका कॉइल घूम रहा है तो नीचे जो स्प्रिंग लगा हुआ था उसमें भी तो भाई ट्विस्ट आएंगे, वो भी तो मुड़ेगा, वो भी तो मुड़ेगा। अब जब करंट खत्म होगा तो वो स्प्रिंग दोबारा से घूम जाएगा। तो इसका मतलब जो स्प्रिंग एस लगा हुआ है वो क्या करेगा, काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा। काउंटर टॉर्क मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वो कैसी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फाई के। एंड फाई क्या होता है, ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। अब के क्या है, वो एक कांस्टेंट है। एंड ये कांस्टेंट क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ठीक है, तो मतलब आपकी जो काउंटर टॉर्क है वो कितनी होगी, के फाई होगी। अब एक बात बताओ, जब भी आप कोई एक टायर लेते हो, प्लास्टिक का टायर लेते हो, ठीक है, उसको आप बीच में से पकड़ते हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक टायर है प्लास्टिक का, साइकिल का टायर है, रिम की बात नहीं कर रहे, टायर की बात कर रहे। जब आप इसको यहाँ और यहाँ से पकड़ के खींच देते हो ऐसे, तो ये क्या शेप ले लेता है, ये इस तरह की शेप ले लेता है, अट्ठा बन जाता है। ठीक है, कैसा बन जाता है, 8 की तरह बन जाता है, अट्ठा। तो जब हम इसको खोलते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ से फिर से अपनी शेप में आ जाता है, उसी शेप में। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ
कि मतलब जो भी आपकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो उसको मतलब जो आपकी ये बोल सकते हो डीफॉर्मिंग टॉर्क है, वो स्प्रिंग को क्या प्रोड्यूस कर रही है उसके अंदर, वो एक रिस्टोरिंग प्रोड्यूस कर रही है टॉर्क। तो मतलब जब हम करंट बंद करेंगे तो वो बराबर अपनी शेप में आ जाता है। तो इसलिए हम इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं कि जो आपका डिफ्लेक्टिंग मतलब डीफॉर्मिंग टॉर्क है वो किसके इक्वल है, रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल है। एंड हमें क्या चाहिए होता है, करंट। तो हम यहाँ से करंट निकाल रहे हैं एंड इसके अंदर जो के एन ए बी है उसको हम एक जी का नाम दे रहे हैं, जी इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। मींस आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 5। समझ में आ गया। तो आई किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली 5 के प्रोपोर्शनल हो गया। चलिए, तो ये हुई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड थ्योरी, ये सब चीज हो गई। अब इसके बाद करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की। सेंसिटिविटी हमारे पास दो तरह से होती है, एक करंट सेंसिटिविटी होता है, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, तो करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी की इस तरह से समझना आपको कि मतलब सेंसिटिविटी क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं, सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि थोड़े से करंट थोड़े से वोल्टेज में ज्यादा सेंसिटिव होना, ज्यादा रीडिंग देना। मतलब जैसे किसी बच्चे को अगर टीचर ने कुछ बोल दिया एंड वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसको बहुत मारा पीटा है, तो वो बहुत सेंसिटिव है बच्चा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। इसी तरह से वोल्टेज क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, तो करंट कितना है, यहां से उठाएंगे, रखेंगे, जो कटेगा वो कट जाएगा एंड आपके पास आ जाएगा NAB/K। इसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी आपके पास क्या होता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज। वोल्टेज को कैसे लिखते हैं, IR से लिखते हैं। I की वैल्यू यहां से उठाएंगे तो ये लिख दी एंड आपके पास आ गया NAB/KR। ठीक है, तो ये था आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड उसकी सेंसिटिविटी। अब करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कन्वर्जन एंड साथ में जो भी छोटे छोटे टॉपिक है इंपॉर्टेंट उन्हें भी करते हैं। तो जल्दी से एक बार नोट करिए इसे फटाफट। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर के ऊपर। देखिए, फर्स्टली सबसे पहले कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर था वो स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर रहा था, मेजर कर रहा था एंड लार्ज करंट के लिए जो है वो बर्न हो जाता था। तो दैट्स वाई इसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी। एमीटर के अंदर जो करंट मेजर करेगा एंड वोल्ट मीटर के अंदर जो वोल्टेज को मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो एमीटर होता क्या है। एमीटर एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है एंड जो वोल्ट मीटर होता है वो हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। मतलब कहानी समझो कि जो गैल्वेनोमीटर है, इन एक्चुअल जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है वैसे ही। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, लो करना है अगर उसको यूज करना है एज ए एमीटर। एंड वोल्ट मीटर में जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस उसको और हाई कर देना है, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर एंड यूज होता है एज ए वोल्ट मीटर। तो देखो यहाँ पे हम करेंगे कैसे, एक गैल्वेनोमीटर लेंगे जिसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, हाई रेजिस्टेंस है इसका। कैसा रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है इसका। ठीक है, तो इसके अक्रॉस हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक शंट लगा देंगे। शंट का मतलब होता है कि पैरेलल में लगाना रेजिस्टेंस को एंड वो लो वैल्यू का। तो आप जब भी भाई किसी भी हाई रेजिस्टेंस के पैरेलल में लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाते हो तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस हो जाता है पूरे सर्किट का ओवरऑल जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो बहुत लो हो जाता है। कैसा हो जाता है, बहुत लो हो जाता है। आप करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस पूरी असेंबली को हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। अब यहां से करंट आया I, ये यहां से डिवीजन हुआ, यहां से यहां पे करंट गया IG, यहाँ पे करंट चला गया, टोटल में से IG माइनस हो गया तो I माइनस IG एंड शंट हो गया दिस। तो इसमें करना क्या होता है, चाहे आपकी कोई भी कन्वर्जन हो, एमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, आपको क्या करना होता है, जो चीज आप अटैच कर रहे होते हो ना, जो पैरेलल में लगाया है, जो सीरीज में लगाया है, उसको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे हमने S को लगाया तो S की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज दोनों के एक्रॉस जो होगा सेम होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है दोनों कंपोनेंट पे, मतलब 3 होते तो 3 के एक्रॉस सेम रहती है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ की वोल्टेज इसके वोल्टेज के इक्वल लिख सकते हैं। तो वोल्टेज को कैसे लिखा जा सकता है, I इंटू आर करके लिखते हैं। तो I कितना है यहाँ पे IG, R कितना है मतलब रेजिस्टेंस कितना है G, तो IG लिखा मैंने, इज इक्वल टू किसके हो गया, रेजिस्टेंस S एंड साथ में यहाँ का करंट कितना है I माइनस IG S। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जिसको आप अटैच कर रहे हो उसकी वैल्यू निकाल लो। तो S आ गया आपके पास, तो यहाँ से आप S निकाल लोगे, क्या हो जाएगा IgG अपॉन I माइनस IG, IgG अपॉन I माइनस IG हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास क्या भाई, शंट हुआ एंड मतलब ये वैल्यू, इतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको यूज करनी होगी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए एमीटर के अंदर। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी, यहाँ पे हम पहले से ही डिफाइन कर सकेंगे कि इतना करंट होना चाहिए, टोटल इतना गैल्वेनोमीटर में करंट होना चाहिए, तो कितना रेजिस्टेंस हमें यूज करना पड़ेगा पैरेलल में, तो वही इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आइडियल एमीटर की, तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, 0 होना चाहिए,
क्योंकि हमने मीटर क्या बोला है, लो रेजिस्टेंस का होता है। एंड अब मीटर हमेशा सर्किट के अंदर कैसे यूज किया जाता है, सीरीज में यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, सीरीज में। वोल्ट मीटर का अगर हम बात करें तो वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, मतलब जो जी है जिसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी हाई है उसके सीरीज में हम एक और आर लगा देते हैं हाई वैल्यू का। ये क्या लगा देते हैं, एक हाई वैल्यू का लगा देते हैं, हाई वैल्यू। तो क्या होगा, पूरी असेंबली का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। तो इस पूरी असेंबली को बोला जाएगा क्या, पूरी असेंबली को बोला जाएगा वोल्ट मीटर। अब यहाँ पर आईजी करंट जा रहा है इसके अंदर पूरी ब्रांच, क्योंकि सेम है सीरीज में तो करंट आईजी ही रहेगा पूरे के अंदर। तो कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, उस वोल्टेज को हमने नाम दिया वी, तो यहाँ से करंट आया कितना, आईजी। तो कैसे लिखा, V इज इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो आई जी पूरा रेजिस्टेंस G प्लस आर। एंड यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R की। तो बस आपको मल्टीप्लाई करनी है, इसको यहाँ पे भेजना है, इसको इसके नीचे भेजना है, आपके पास आ जाएगी R की वैल्यू, जो कि क्या होगी, V बाई आई जी माइनस कैपिटल G। कैपिटल G इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, स्मॉल आई जी इज द गैल्वेनोमीटर करंट, V इज द वोल्टेज, मेन वोल्टेज, या फिर आप G भी लिख सकते हो उसको, VG भी लिख सकते हो, मतलब गैल्वेनोमीटर वोल्टेज भी लिख सकते हो। रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए वोल्ट मीटर का, वो इन्फिनिटी होना चाहिए, क्योंकि हमने हाई बोला है। तो हाई कितना, बहुत ज्यादा हो जाए तो इन्फिनिटी आप बोल सकते हो, इन्फिनिटी होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसको क्यों यूज करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इट इज दैट मैग्नेटिक फील्ड, ये वो मैग्नेटिक फील्ड होता है इन विच द प्लेन ऑफ द कोयल, इसमें क्या होता है कि जो प्लेन होता है कोयल का, प्लेन ऑफ द कोयल इन ऑल पोजीशन, हर एक पोजीशन में जो प्लेन होगा किसका, कोयल का, इन ऑल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसको क्यों यूज किया जाता है कि जो आपका प्लेन होगा कोयल का वो पैरेलल होगा किसके, किसके पैरेलल होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। इसका मतलब जो एरिया वेक्टर होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा उनके बीच में 90 डिग्री का क्या होगा, एंगल होगा। एंड 90 डिग्री आपने देखा है कि टॉर्क मैक्सिमम लगती है उसके ऊपर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये केस हम यूज करते हैं। एंड इसको कैसे अचीव किया जा सकता है, कैसे बना सकते हैं, प्रॉपरली कटिंग द मैग्नेटिक पोल इन कनकेव शेप। कनकेव शेप में आप प्रॉपरली कट करके बना सकते हो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। एंड साथ में यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर एंड सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर, मतलब सिलेंड्रिकल कोर आपको यूज करना होगा। एंड आप क्या अचीव कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अचीव कर सकते हो, ठीक है। लास्ट टॉपिक की बात करें, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में क्या है, द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हमारे सिलेबस में है ये, सिलेबस में ये जो टॉपिक है 5वें चैप्टर में दिखाया गया है, बट एनसीईआरटी के अंदर ये इसी चैप्टर में है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे कर लेते हैं, करना तो ही है, चाहे इस चैप्टर में करें चाहे नेक्स्ट चैप्टर में करें, ठीक है। द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, जिसका रेडियस कितना है, r है। एंड ये न्यूक्लियस जिसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस Zi, ठीक है। एंड ये कैसे मूव कर रहा है, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो कॉमन सी बात है कि करंट ऐसे चल रहा होगा। तो यहाँ पे हमने आई इसको शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो आई को कैसे लिख सकते हैं हम, हमें निकालना है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होती है, आई ए होती है। तो फर्स्टली हमें आई चाहिए एंड ए चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आई क्या होगा, आई इज द चार्ज बाय टाइम, चार्ज इज ई, टाइम इज टी। टी को कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा से हम लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि देखिएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, कई क्या करते हैं यहाँ पे आप आर कर देते हो, यहाँ पे वी कर देते हो, ठीक है। तो वी को क्या से लिखते हैं, ओमेगा आर से लिखते हैं। तो आर से आर कट गया, तो मतलब इसका मतलब आपके पास आ गया 2 पाई बाय ओमेगा। क्या आ गया, 2 पाई बाय ओमेगा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ई और टी की वैल्यू रखी यहाँ पे, तो ये बन गया हमारे पास आई इज इक्वल टू ई ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है। तो एम क्या होता है, आई ए होता है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे रखी ई ओमेगा बाय 2 पाई। ए इज द एरिया, किसका एरिया, जिस सर्कल में घूम रहा है उसका एरिया। अभी हमने पढ़ा तो था कि जो करंट कैरिंग लूप होते हैं वो एज ए डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका एरिया लिखेंगे, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो जो चीज कटी वो काट दी, बचा हुआ पोर्शन हमने लिख दिया 1/2 इज इक्वल टू ई ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। लेकिन बोहर के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो क्या होती है, एम वी आर इज इक्वल टू होती है NH/2 पाई। एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई वी आर इज इक्वल टू NH/2 पाई। एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 1 2 3 4 चलते रहेंगे, ठीक है। वी लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा आर होती है। इस वी को अगर हम यहाँ पे रखें तो हमारे पास बनेगा एम ई ओमेगा, ये वाला ओमेगा यहाँ पे आ गया, आर पहले से पढ़ा है, इसके साथ का आर तो आर स्क्वायर हो गया, NH/2 पाई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो इस एम को नीचे भेज दिया, तो हमने इसके नीचे भेज दिया,
तो अब इस ओमेगा आर को हम कहाँ लिख सकते हैं, इस ओमेगा आर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अब क्या बन गई, m इज इक्वल टू 1/2 E इंटू NH/2π अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो हमारे पास m कितना आ जाता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाता है EH/4πme। एंड इस 4πme मतलब EH/4πme को ही हम क्या बोलते हैं, लीस्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं, जो आपके टॉपिक में आता है, बोहर मैग्नेट्रॉन भी बोला जाता है। तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, E की वैल्यू रखें, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखें, 4π मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखें। जब हम इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपका डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एंड साथ में लास्ट एक टॉपिक, इसको आप पढ़ लीजिएगा सिर्फ नॉलेज के लिए, एंड कई बार आ भी जाता है, गायरेशन रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, नीचे आता है एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे लिखते हैं, हाफ E ओमेगा आर स्क्वायर से लिखते हैं, एंड इसको कैसे लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम को m ओमेगा आर स्क्वायर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, m ओमेगा आर स्क्वायर। यहाँ से लिखा था, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे देखिए m ओमेगा आर स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम तो है ये, तो यहाँ पे लिख दिया। तो बस बाकी सभी चीजों को हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये था आपका गायरेशन रेशियो, एंड साथ में बाकी सभी बचे हुए टॉपिक्स हमने कर लिए चैप्टर के। एंड ये थी बैटल बैच की 11वीं क्लास। तो चैप्टर नंबर 4 एक बेस्ट वे में हमने रिवाइज कर लिया। डिटेल के लिए आप वन शॉट को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई होप कि जो ये बैटल बैच है आपको बहुत अच्छा पसंद आ रहा है, एंड बस यही उम्मीद करूंगा कि पसंद आने के साथ साथ आप इसको शेयर भी कर देना, ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। एंड टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उससे जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं, मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।